कि नड्डा साहब जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, अगर इतनी ही शिद्दत से चाइना के बारे में श्वेत पत्र जारी करते, इतनी ही शिद्दत से ये बात करते कि अप्रैल वाले पोजीशन पे हम वापस जाना चाहते हैं, इतनी ही शिद्दत से ट्रायल बैलून डिप्लोमेसी को दरकिनार करके चाइना के गन बोट डिप्लोमेसी का जवाब देते, जितना वो विपक्ष और खास करके कांग्रेस की ओर लगा रहे हैं, जाहिर है कि कहीं ना कहीं आप परेशान हैं। 6 साल से आप सत्ता में हैं साहब, करिए ना, रूल ऑफ लॉ को परमिट करिए, अरेस्ट करिए, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट के हिसाब से कि चाइना पर जो हमारा ढुलमुल रवैया अब साबित हो रहा है, उससे ध्यान मत भटकाइए। पूरा देश चाइना पे जानना चाहता है क्योंकि स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं वहाँ। और प्रधानमंत्री जी का बयान आज अगर तमाम अखबारों को देख लीजिए तो लगता है ऑल पार्टी मीटिंग में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा और जो सरहद पे हकीकत है उसमें मीलों का फासला है। इस फासले को बढ़िए नड्डा जी, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। लेकिन सर, जो एक बीजेपी की तरफ से उठाया गया, जब भी चाइनीज इंकर्शन की बात होती है तो उस समय में कि राहुल गांधी ने डोकलाम के समय में चीन के एम्बेसडर से बात की, उससे पहले का भी जिक्र किया जाता है कि जब यूपीए की सरकार थी तो सोनिया गांधी पहले चीन के प्रीमियर से मिलती थी, उसके बाद मनमोहन सिंह का दौरा होता था या मनमोहन सिंह राष्ट्रपति। नहीं, इस तरह के दुष्प्रचार को मैं खारिज करता हूँ सिरे से। ये दुष्प्रचार है और ये दुष्प्रचार इस बात का नतीजा है कि भारत सरकार के पास कोई सुगढ़ नीति नहीं है चाइना के लिए। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, जितनी शिद्दत नो नॉनसेंस पॉलिसी हमारा पाकिस्तान के लिए होता है, चाइना के लिए क्यों नहीं होता, इसका जवाब चाहिए। और फिर तो हम भी ये पूछेंगे कि क्यों चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मीटिंग हुई, क्यों विचारों का आदान प्रदान हुआ, क्यों ये सीखने के लिए भाजपा और संघ के लोग गए थे कि कैसे अर्थतंत्र पे पार्टी का नियंत्रण हो। सवाल बहुत सारे हैं, सवालों की के दरिया में डूब जाएंगे भाजपा वाले। सर, लेकिन जो की या जो पोजीशन की बात आप लोग कर रहे हैं, अब जो खबर आ रही है, जो सरकार की तरफ से बातें कही जा रही है कि कुछ चाइनीज ट्रुप्स जो है वो पीछे लौटी हैं, फ्रंट लाइन से जो गलवान में फ्रंट लाइन पे आई थी वो पीछे लौटी हैं, जो उनके व्हीकल्स थे वो वापस पीछे लौटे हैं, क्या कहेंगे? मैं तब तक नहीं जब तक हम अप्रैल फर्स्ट वीक पोजीशंस के बारे में हमें ये न सरकार की ओर से कहा जाए कि फर्स्ट वीक अप्रैल वाले पोजीशन पे वापसी हो गई है। हमें अब तक नहीं पता कि स्ट्रक्चर्स क्यों बन रहे हैं। वहाँ अरुणाचल के खुद इनके एमपी कह रहे हैं कि उधर आ गए, तो ये कौन सी नीति है और क्या नीयत है? हम तो इसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं। और आप अगर इसको डाइवर्ट करते हैं, फलाना चीज़ अपोजिशन नहीं है, कह रहे सब करिए, डेमोक्रेसी है, हमें गाली गलौज करिए, हमें बदनाम करिए, लेकिन मुल्क को महफूज रखने की गारंटी दीजिए और ये सुनिश्चित करिए। एक तरफ तो ये चल रहा था और उधर आरआईसी मीटिंग हो रही थी। जब बॉर्डर पे डीएस्केलेशन आप इंश्योर नहीं कर रहे तो क्यों हम मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं? क्या संदेश जा रहा है? मैं समझ रहा हूँ ये महत्वपूर्ण सवाल है और इनसे बचने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सर, एनसीपी के चीफ उन्होंने इसी मसले का सीमा पर जो तनाव बढ़ा है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, लेकिन सरकार को संसद का सत्र बुलाना चाहिए, जल्दी से जल्दी बुलाना चाहिए ताकि ये तमाम मुद्दे डिस्कस हो। ये मैं पहले भी अपने दल की ओर से कह चुका हूँ कि जब इस तरह के चिंताजनक हालात हों तो हमें 62 से सबक लेनी चाहिए। अक्टूबर के महीने में संसद बैठी, राज्यसभा, युद्ध के बीच में कुछ सीख इतिहास से लेनी चाहिए। और जाहिर तौर पर जो एक प्रक्रिया चल रही है कि जो हमारे सेना के रिटायर्ड जवान हैं, जब वो अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, आप उनको भी देशद्रोही कह रहे हो। अरे विपक्ष को तो कह ही रहे थे 6 साल से, अब सेना के रिटायर्ड जवान के लिए अगर आप ये जुबान बोलेंगे तो कौन से मुल्क की बनावट और बुनावट पे हम भरोसा करें? ये महत्वपूर्ण सवाल है और ये संसद में ही ये बातें हो सकती हैं। सर, जिक्र करते हैं फ्यूल प्राइस में, आज पेट्रोल की कीमतों में 21 पैसे और डीजल की कीमतों में 70 पैसे का फिर से इजाफा हुआ है। लगातार ये 20वां दिन है, अगर देखा जाए तो लगातार ये बढ़ोतरी हुई। नहीं, मैं कोई सरकार की ओर से ये बोलने को तैयार नहीं कि ये क्यों हो रहा है। 20वें दिन आप बढ़ोतरी कर रहे हैं। एक तो वैसे ही मुल्क में तमाम चीज़ें चरमराई हुई हैं कोरोना पैंडमिक के कारण, ऊपर से आप मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग को क्या चोट दे रहे हैं। और जिस अन्नदाता को आप प्रणाम करते हैं बड़े बड़े विज्ञापन दे करके, कभी पूछ के देखिएगा कि हे अन्नदाता, इन कीमतों का तुम्हारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है। लेकिन आपको तो बस चुनाव जीतना है, सरकारें बनानी और बिगाड़नी है किसी भी कीमत पर। तो आपके लिए आम सरोकार, जन सरोकार के मुद्दे मायने नहीं रखते हैं। आप असल में स्पंदन विहीन इलेक्शन फाइटिंग मशीन बन के रह गए हैं। सर, आम सरोकारों की बात आज भारत सरकार की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से ये पहल होनी है। प्रधानमंत्री जी आज
उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस सरकार के साथ एक देख रहा हूँ कि इनके स्लोगन बड़े पावरफुल होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। हम तो 2 करोड़ से ही चल रहे हैं, इनकी इनकी ये सत्ता में ही आए थे 2 करोड़ रोजगार कह करके। तो जरा हम देखना चाहेंगे कि आत्मनिर्भर रोजगार योजना या आत्मनिर्भर भारत की ब्लूप्रिंट क्या है, क्योंकि टॉकिंग पॉइंट्स जनरेट करने से रियलिटी नहीं बदलती है। तो हम देखेंगे कि आपकी रेटरिक और रियलिटी का फासला कितना है। सर, एक कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ लगातार जो है वो संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, टैली बढ़ रही है, और हर राज्य अपने अपने तरीके से काम करता है। इसमें कई राज्यों की अगर बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, 1.5 लाख की संख्या क्रॉस कर चुकी है वहाँ पर जो संक्रमित मरीजों की संख्या है। वहाँ पर पहले लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई। अब ये है कि जो बार्बर शॉप है, सैलून्स हैं, वो अभी बंद पड़े हुए हैं। फिर कहा जा रहा है कि 28 जून से रीओपन होंगे। लेकिन जिस तरह की स्थिति है, इसमें क्या आपको नहीं लगता कि एक जैसी सोच और एक जैसी प्रक्रिया के साथ आगे नहीं, बढ़ना पड़ेगा? मेरा मानना है कोरोना वायरस की एक जैसा चरित्र तमाम राज्यों में नहीं है। उसके स्प्रेड का अलग अलग राज्यों में अलग अलग उसका एक डायरेक्शन है, उसकी एक इंटेंसिटी है। तो शुरू से एक बात मैं कह रहा था, जो कि भारत सरकार ने तृतीय लॉकडाउन के बाद माना। 2 लॉकडाउन तक तो मानती ही नहीं थी, दिल्ली से बैठ कर फैसला करती थी कि ये वहाँ होना है। मेरा मानना है कि राज्यों पे छोड़िए, उन्हें पता है कि वो किन हकीकतों का सामना कर रहे हैं, उनकी चुनौतियाँ क्या हैं, वहाँ कहाँ कंटेनमेंट जोन में क्या करेंगे, कहाँ ओपन अप करेंगे, कहाँ कुशन देंगे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो भी राज्य लॉकडाउन में जा रहे हैं, लॉकडाउन प्लीज़ अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ वैक्सीन, ये दवाई नहीं है, ये आपके लिए कुशन है। एक एहतियात के माध्यम से आप जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टोन अप करते हैं, उसका बेस ब्रॉड करते हैं। उस हकीकत पर ही काम होना चाहिए। सर, लेकिन जो के बाद या लॉकडाउन के दौरान जो कदम उठाए गए थे, हालांकि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जहां पर कि अभी भी अनलॉकिंग उस तरह से नहीं हो रही है। इंडियन रेलवे 12 अगस्त तक की जितनी भी टिकट बुकिंग थी, उसको जो नॉर्मल जो ट्रेन की रनिंग होती है, तो 12 अगस्त तक की टिकट बुकिंग को रेलवे ने कैंसिल कर दिया है। यानी कि जो नॉर्मल रनिंग है रेलवे की, वो नहीं चलेगी, स्पेशल ट्रेन चलती रहेंगी। क्या मैं क्या कहूँ, कोई निर्णय तो ये सामूहिक रूप से लेते नहीं हैं, किसी से पूछते नहीं हैं। हमारी स्टैंडिंग कमेटी तक की बैठक नहीं हो रही है, हमारे सलाह खारिज कर दिए जाएंगे, कहेंगे क्या मायना है, विपक्ष को क्या समझ है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, एक तरफ शॉपिंग मॉल खोल रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपने खोल दी, और दूसरी तरफ ट्रेन नहीं चलने देंगे, तो किसको इससे नुकसान है। मैं सीधे तौर पे कहता हूँ कि ये सलाहकार मंडली कौन सी है, ऐसे सलाह दे कौन रहे हैं। मैं तो फौरी तौर पर चाहूँगा कि ये मत करिए, लोगों को परेशानी में और मत धकेलिए। और जाहिर तौर पर अगर आप इस संदर्भ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं सिर्फ मुबारकबाद दूंगा आपके विजडम को। एक सर आखिरी सवाल है। सर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आमतौर पर कई बार ऐसे बेतुके बयान देते हैं कि उनकी वो चर्चा में आते हैं, खबरों में आते हैं, और इस बार का उनका बयान तो संसद में है कि ओसामा बिन लादेन को उन्होंने शहीद करार दिया। क्या कहेंगे? क्या कहूँ इस पर, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान के भी कई जवान ओसामा बिन लादेन के अलकायदा से लड़ते हुए उन्होंने जाने दी, वो शहीद हैं या ये शहीद हैं। ये समझ अगर इमरान खान साहब, अगर आप अलकायदा के लीडर बनना चाहते हैं या रिवाइव करना चाहते हैं उसको ओसामा बिन लादेन के बदले में, तो मैं इतना ही कहूँगा, एक बार ज़रूर सोचिएगा, जिस मुल्क के आप प्रीमियर हैं, उसकी शुरुआत जिना और लियाकत अली खां से हुई थी, कहाँ पहुँच गया आप।